Hello students, I am Raman Sethi and we were discussing chapter number 6 of 10th class science, that is life processes. तो अभी तक हम अपनी पिछली क्लास के अंदर रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कंप्लीट टॉपिक ख़त्म कर दिया था हमने। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, जो कि एक न्यू लाइफ प्रोसेस है, डेट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स के अंदर कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो ह्यूमन बींग्स की ट्रांसपोर्टेशन में हमने बेसिकली 3 टाइप्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है, ब्लड के पार्ट्स कौन कौन से हैं और ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। और एक हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, जो कि हमारा मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ट्रांसपोर्टेशन में मेन ऑर्गन है जो हेल्प करता है। एंड देन हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डैट आर कोल्ड ब्लड वेसल्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 टाइप के टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या होता है और उसके फंक्शन क्या हैं। व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो आंसर है ब्लड एक क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपने 9th क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड इसलिए बोला गया इसको क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। कनेक्टिव इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए काम आता है और ये टिश्यू है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। ब्लड जो है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लाने में हेल्प करता है। और डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स, कि अलग अलग तरह के साल्ट्स को हमारी बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे हमारे ब्लड के जो है हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन सब कंपोनेंट्स के फंक्शंस हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो आंसर है कि ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, एक प्लाज्मा जिसको ब्लड प्लाज्मा भी बोला जाता है और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा इज ए फ्लूइड मीडियम इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा वो एक फ्लूइड मीडियम है, लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होती है, घूम रही होती है, इधर उधर लटक के घूम रही होती है। देन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस तरह की वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर जो है ब्लड सेल्स होती है। तो ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड कॉर्पलसिस भी बोला जाता है। तो वो क्या होती है, दीज आर द सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन। ये रेड कलर की सेल्स होती है, इनके अंदर रेड कलर इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। देन थर्ड, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पलस क्या होती है, इनको शॉर्ट में WBCs बोला जाता है। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी एज दे फाइट अगेंस्ट डिसीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म। इनको हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोला जाता है कि हमारी बॉडी की डिसीज़ कोजिंग जर्म से फाइट करने के लिए काम आती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है ये। तो वाइट कलर की सेल्स होती है ये। एंड देन नेक्स्ट, प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स बोला जाता है, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या काम करती है, प्लग the leaks of arteries and veins which are caused due to injury for helping in clotting of blood। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, खून को जमने में हेल्प करते हैं। कि जब हमारी को कोई चोट लगती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ या वेंस के अंदर लीकेज हो जाती है। आर्टरीज और वेंस क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, खून की नाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो उनके अंदर अगर कोई लीकेज हो जाए, कोई क्रैक आ जाए, तो उस पार्ट को, कटे हुए पार्ट को फिलअप करने में हेल्प करती है ब्लड प्लेटलेट्स, और उस पार्ट में से ब्लड की फ़्लो को रोकती है, यानी कि ब्लीडिंग होने से हमें रोकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ ए लीक इन दी ब्लड वेसल ड्यू टू सम इंजरी। कि अगर हमें कोई चोट लगने की वजह से हमारी किसी ब्लड वेसल के अंदर कोई लीकेज होने लग जाए तो क्या होगा। तो लीकेज इन दी ब्लड वेसल ड्यू टू सम इंजरी वुड लेड टू ए loss of blood pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर
लीकेज होने की वजह से कुछ इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से जब हमें कोई चोट लगती है तो जो इंजरी होती है उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, लीकेज होने लग जाती है। तो अगर वो लीकेज कंटिन्यूसली होती रहेगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो क्या होगा कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर या हमारी जो ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हमारे हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी है ब्लड को सर्कुलेट करवाने की, वो लेस एफिशिएंट हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। देन हमारा टॉपिक है हार्ट। हमने ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, ब्लड की अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। हमारा टॉपिक है हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक पंप की तरह एक्ट करता है और हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्डअप करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को करवाने में हेल्प करता है। तो इट इज़ साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी, एक हमारी बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है लगभग। इसकी दो साइड्स होती है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, और दोनों साइड्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम वॉल। सेप्टम यानी कि क्या, एक पार्टीशन है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट के लेफ़्ट पार्ट में फ़्लो करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट के राइट साइड पे फ़्लो करता है, दोनों को आपस में मिक्स होने से रोकता है, तो सेप्टम। नेक्स्ट, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 अपर पार्ट्स को एट्रिया या एट्रियम बोला जाता है और 2 लोअर पार्ट्स को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो ये जैसे डायग्राम में दिखा रखा, हार्ट के डायग्राम में लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है और राइट एट्रियम दिखाया गया है। लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है 2 अपर चैम्बर्स हैं, 2 अपर पोर्शंस हैं, और जो 2 लोअर पोर्शंस हैं उनको बोला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आपस में सेपरेट करने के लिए बीच में ये रेड कलर की वॉल दिखाई गई है, नीचे लिखा गया है सेप्टम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिवाइडिंग वॉल। तो ये क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे फ्लो कर रहे थे, दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए काम आती है। अब हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है, तो इसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो सबसे पहले क्या होगा कि लेफ़्ट साइड कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है। कैसे आता है, कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन नाम की एक वेन है, ब्लड वेसल है, जो कि लंग से ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है। जैसे डायग्राम में देखो आप, ये पल्मोनरी वेन दिखाई गई है जिससे एरो इनवर्ड दिखाया गया है, मतलब लेफ्ट एट्रियम के अंदर की तरफ एरो दिखाए गए हैं। तो ये जो पल्मोनरी वेन है कहाँ से आती है, लंग्स से आती है। अब लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैंने आपको बोला था कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलीज होते हैं और एल्वेलीज के साथ कई सारी जो एल्वेलीज के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स होकर हमारे हार्ट के अंदर आता है। तो हार्ट के कौन से पार्ट में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया तो उसके बाद क्या होगा, लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा थ्रू दी वाल्व्स। अब वाल्व क्या चीज़ है कि ये डायग्राम में देखिए कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर एक गेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। तो जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं और वाल्व के ओपन होने से ब्लड जो है लेफ़्ट एट्रियम से निकल के लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद फर्दर क्या होगा, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से, अब ध्यान से देखिए कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया है वहाँ पर एक वाल्व अगेन दिखाया गया है। वो वाल्व कहाँ ओपन हो रहा है, ओटा के अंदर ओपन हो रहा है। अब ओटा क्या होती है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलता है। ओटा जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। ये फर्दर आगे और छोटी छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं और वो आर्टरीज़ आगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, पूरी बॉडी के अंदर जाती है। और उन आर्टरीज़ के आगे फर्दर जो डिवीज़न होती है उनको बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज। तो आर्टरीज़, एक बड़ी ओटा जो है वो डिवाइड होकर छोटी आर्टरीज बनाती है और छोटी आर्टरीज आगे हमारे ब्लड कैपिलरीज बनाती है। और वो ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर मिक्स होके हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचती है। तो ये लिखा आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो जो ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी ओटा एंड इज़ कैरी टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा। अब हमारी बॉडी के पार्ट्स तक जब वो ऑक्सीजन पहुंच गई ब्लड के अंदर मिक्स हो गए तो वो हमारी बॉडी के पार्ट्स क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन
को लेकर उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की सेल्स यूज़ करेगी, और सेल्स उस ऑक्सीजन का क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। रेस्पिरेशन करने के बाद क्या बनेगा, तो एनर्जी बनेगी जो हमारी बॉडी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगी। और उस ऑक्सीजन को, एनर्जी को यूज़ करने के बाद साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हमें बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो जो अगेन जो ब्लड कैपिलरीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को उठाएगी और उठा के हमारी हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड में लेकर आएगी। अब राइट साइड में कौन लेकर आएगा, अभी राइट साइड की वर्किंग एक्सप्लेन करी है। राइट एट्रियम रिलैक्सेस एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इट थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा। तो जो हमारी बॉडी का हार्ट का जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट में आपको डायग्राम में दिखाया गया, ऊपर लिखा हुआ है वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये जो लिखा हुआ है वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, इसको सुपीरियर वीना केवा भी बोला जाता है। एंड जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, इसको इन्फीरियर वीना केवा भी बोला जाता है। तो क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, वो ब्लड बॉडी की सेल्स के अंदर से यूज़ होने के बाद जो वापस आएगा तो कौन लेकर आएगा, वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी और वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा की हेल्प से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर आएगा। अब राइट एट्रियम के अंदर जब वो ब्लड आएगा, कब आएगा, जब राइट एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होगा। अब जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लेकर जाने के लिए यहाँ पर एक वाल्व लगे होते हैं। तो वो वाल्व जब ओपन होंगे तब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फर्दर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एरो दिखाए हुए हैं आपको, तो वो ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी एक राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को लेकर जाने के लिए भी हमारे पास एक वाल्व लगा हुआ है हार्ट के अंदर। तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है हमारा वापस लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा कि लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में दे दी जाएगी, लंग्स के अंदर छोड़ दी जाएगी, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन पड़ी थी वो उठा ली जाएगी, और वो ऑक्सीजन उठा के पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और यही प्रोसेस दोबारा से चलती रहेगी। तो एक साइकिल हमारा रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह के जितनी बार भी हम हार्ट बीट करते हैं तो एक हार्ट बीट के अंदर हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड निकल कर लंग्स में जाता है। तो ये सारी वर्किंग एकदम से होती रहती है। तो हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, लगभग 70 से लेकर 72 टाइम्स इन ए मिनट, कि एक मिनट में हम लगभग 70 से 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट होती है। तो ये हमारी वर्किंग ऑफ हार्ट कंप्लीट हो गई है। तो ये एक अगेन डायग्राम दिखाया हुआ है कि जिसमें ऊपर दिखाया हुआ है कैपिलरीज दिखा रखी है हमारे लंग्स के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज थी जो कि हमारी एल्वेओलिस के पास होती है, लंग्स के अंदर जो एल्वेओलिस थी उनके पास होती है, और नीचे बीच में एक सेंटर पे हार्ट दिखाया गया है, और नीचे की तरफ फिर से ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई है। और जो नीचे वाली ब्लड कैपिलरीज है वो क्या काम आ रही है, वो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, लंग्स को छोड़ के जो बाकी के बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको शो कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंग्स के अंदर से जो ब्लड कैपिलरीज थी वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो रेड पोर्शन दिखाया गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में लेकर आ रही है, जिसको बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, कैसे जाएगा वो अपने ऊपर पढ़ लिया है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के अंदर गया ब्लड। अब ओटा जो है वो आर्टरी के थ्रू ब्लड अलग अलग आर्टरीज में होते हुए बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, और बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो बॉडी ऑर्गन क्या करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक कर लेगी, और यूज़ किया हुआ जो ब्लड को ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद जो बॉडी की सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो उन ब्लड कैपिलरीज को दे देगी। तो इसलिए जो ब्लड कैपिलरीज का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो रेड दिखाया गया और कुछ पार्ट जो है ब्लू दिखाया गया। तो जो पार्ट रेड दिखाया गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो पार्ट ब्लू दिखाया गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो भाई ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बना लेगी, वेन बना लेगी, और ये लिखा हमने वीना केवा फ्रॉम बॉडी। तो वीना केवा क्या करेगी, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर आएगी, और कौन से पार्ट में लेकर आएगी, राइट साइड पे लेकर आएगी। तो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया पहले, और राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से निकल के वो जो ब्लड है हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चला गया वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो वहाँ पर ये जो ब्लू कलर की कैपिलरीज थी वापस रेड हो गई, तो मतलब उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी और वहाँ से जो ऑक्सीजन थी, फ्रेश ऑक्सीजन जो थी वो पिक कर ली। तो इस तरह से हमारी हार्ट की वर्किंग कंप्लीट होती है। तब हार्ट की वर्किंग, हार्ट से रिलेटेड और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं हम। कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल्स है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू एट्रिया। वाई? कि जो हमारे एट्रिया है, एट्रिया मीन्स जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की हम जो बात कर रहे थे, और वेंट्रिकल्स मतलब जो लोअर पोर्शन थे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्रिया। तो क्यों होती है ऐसा? कि इसका आंसर है सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स सो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्ट्रिया। कि जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स ने क्या करना होता है कि ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, कि हार्ट से बहुत दूर तक पहुंचाना होता है। तो इसलिए उनको ब्लड को हाई प्रेशर के साथ छोड़ना पड़ता है, सॉरी। तो जो हमारी ब्लड वेंट्रिकल्स हैं उनको ब्लड को हाई प्रेशर के साथ छोड़ना पड़ता है ताकि दूर दूर तक बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच सकें। तो इसलिए उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर को बियर कर सकें, तो उनकी वॉल्स जो है थिक होती है। लेकिन जो एट्रिया हैं उन्होंने लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है सिर्फ वेंट्रिकल्स तक आना होता है, जो कि हार्ट का ही पार्ट है। तो इतना ज़्यादा दूर तक ब्लड नहीं जाना होता एट्रियम से, तो इसलिए एट्रियम को ज़्यादा ब्लड प्रेशर बियर नहीं करना पड़ता, तो उनकी वॉल पतली भी होती है, तो भी काम चल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाई आर द वाल्स प्रेजेंट इन दी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स? कि जो एट्रिया हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल्स जो हैं उनके अंदर जो वाल्स दिखाए गए थे अभी डायग्राम में पीछे, तो वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो वाल्स का काम क्या होता है कि ब्लड को बैक फ्लो ना होने देना, ब्लड को सिर्फ ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वाल्व जो हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि ब्लड हमारा बैकवर्ड फ्लो ना हो, कि जब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा होगा तो ब्लड बैक फ्लो करके पल्मोनरी वेन में ना चला जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और अगर ये वाल्व ना होंगी तो क्या होगा कि ब्लड जो है, चांसेस होंगे कि ब्लड वापस पल्मोनरी वेन में चला जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए जो है वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे एट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी। अब यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। तो क्या, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या है, इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट के आसपास सिर्फ एक इकलौती वेन है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन एक अकेली इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ओटा लिख दिया गलती से, सॉरी। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी आना चाहिए था, ओटा काट के आप पल्मोनरी आर्टरी लिख लेना यहाँ पर। तो पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी डेट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करने के लिए सेप्टम वॉल होती थी, जो मैं पीछे डायग्राम में दिखाया था कि सेप्टम वॉल थी, तो वो सेपरेट करना ब्लड को ज़रूरी क्यों होता है? तो इसका रीज़न है, आंसर है द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। कि अगर हमारे ब्लड के अंदर हार्ट की जो लेफ्ट पार्ट है और राइट साइड का पार्ट है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उन दोनों ब्लड्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, उनकी मिक्सिंग को रोकने के लिए जो बीच में सेप्टम वॉल लगी होती है, तो वो सेपरेट करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के अंदर हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहे, कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलती रहे। इसलिए ब्लड के लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को, यानी कि हार्ट के लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को, जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इन सम हायर वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ रिक्वायर्ड। कि हमारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, अपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि एक वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? वो एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो जैसा मौसम मर्जी हो, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो यानी कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल की एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उनको अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हाईली एफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो जो हाई एफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी की जो ज़रूरत होगी, उस एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी एफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले ब्लड की, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले हार्ट की सेपरेशन करनी ज़रूरी होती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, तो उनको एम्फीबियंस बोला जाता है। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंग कर चलने वाले एनिमल्स रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट नहीं होता, और उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट बिकॉज दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, सो लिटिल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स प्लेस इन देयर हार्ट। कि जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो जब उनको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी बॉडी में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ लिमिट में मिक्स हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उनकी बॉडी के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और उनकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जब टेम्परेचर उनका बॉडी का मेंटेन नहीं रखने की ज़रूरत होती, तो इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, अलग अलग मौसम में उनकी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। जो फिश होती है उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है ओनली, तो ऐसा क्यों? तो आंसर है इसका, फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. कि जो फ़िश होती है उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि जो फ़िश जो है अपने ब्लड को अपने गिल्स के पास भेजती है। तो जो ब्लड उनका गिल्स के पास आता है, तो गिल्स में क्या होता है? गिल्स जो है अपने माउथ के थ्रू, फ़िश जो है अपने माउथ के थ्रू गिल्स तक ऑक्सीजन मिला हुआ वाटर जो है अपने गिल्स तक लेके जाती है। तो गिल्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को, वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड में मिक्स करवा देते हैं। तो यानी कि जो ब्लड गिल्स के पास आया है, गिल्स वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ब्लड को दे देंगे, और वो जो ब्लड है डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा, बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला जाएगा, हार्ट में जाए बिना। तो यानी कि जब जो ब्लड जो है यूज़ होने के बाद जब ब्लड वापस बाहर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तब वो हमारे हार्ट, तब जो फ़िश के हार्ट में से होकर आएगा वो। तो यानी कि फ़िश की बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार आता है हार्ट के अंदर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही ब्लड हार्ट के अंदर से पास होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। तो इसलिए फ़िश के अंदर 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट ही होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है सिंगल सर्कुलेशन होती है फ़िश के अंदर, कि ब्लड जो है एक ही बार पास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन वर्टेब्रेट्स लाइक ह्यूमन बींग्स। कि जो वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो उनके अंदर जो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, तो उस डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का क्या मीनिंग है? तो आंसर है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन मोस्ट ऑफ द वर्टेब्रेट्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है, या बाकी के जो वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर से 2 बार पास होता है एक साइकिल के अंदर। जैसे कि एक बार ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में से पास होता है और दूसरी बार
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में से पास होता है। तो ब्लड जो है 2 बार ही हार्ट में से पास होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कि वो फोर्स जो हमारा ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी कि ब्लड की जो ट्यूब्स है, ब्लड को फ्लो करवाने के लिए जो ट्यूब्स होती है जिनको ब्लड वेसल्स बोला जाता है, तो उन ब्लड वेसल्स के ऊपर जो हमारा ब्लड प्रेशर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिस्पेक्टिवली। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कि जब हमारी बॉडी के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, यानी कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो दो हमने डायग्राम में पीछे बताए थे, तो जब वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की जो ब्लड की आर्टरीज हैं उसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? कि जब हमारी आर्टरीज जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होगी, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होंगी, जो हमारे वेंट्रिकल डायस्टोल होंगे मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी ब्लड की आर्टरीज में कितना प्रेशर है ब्लड की वजह से, तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती कितनी कितनी है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg। Hg मीन्स मरकरी। कि मरकरी का लेवल जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसके अंदर मरकरी फिल की होती है और उसके ऊपर एक स्केल लगा होता है, उस स्केल के अंदर के ऊपर जो है मरकरी राइज करती है, तो जितने लेवल तक मरकरी राइज करती है वो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होनी चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ Hg होनी चाहिए। अब ये वही ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ है जिसको हम अपर ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी का अपर ब्लड प्रेशर है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होनी चाहिए। अगर वो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg से ज़्यादा होती है वैल्यू तो हम क्या कहते हैं कि हमारा बीपी जो है हाई है। और इसी तरह से जो लोअर वैल्यू है वो 80 मिलीमीटर ऑफ Hg होनी चाहिए। तो अगर वो 80 मिलीमीटर से भी वैल्यू कम होती है तो हम कहते हैं कि हमारा बीपी लो है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल हैज़ ग्रेटर ब्लड प्रेशर। हमारी कौन सी ब्लड प्रेशर वेसल का जो प्रेशर है वो ग्रेटर होता है। द ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, उसी को हम कंसिडर करेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों तरह की अलग अलग टाइप की अलग अलग साइज़ की ट्यूब्स होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो उनमें से जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स एंड एज़ कम्पेयर टू कैपिलरीज ऑल्सो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विद विच ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए, तो डॉक्टर हमारी आर्म के ऊपर एक ग्रीन से कलर का बेल्ट सी लपेटता है और एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ वो पंप करके उस बेल्ट के अंदर हवा भरता है और वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारी ब्लड प्रेशर की वैल्यू मेजर करता है। तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन, व्हाट इज इट्स कोज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हाइपरटेंशन क्या होती है, उसका कोज क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे अगर हाइपरटेंशन हो जाती है तो आंसर है, हाइपरटेंशन क्या होती है कि हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन बोला जाता है। और इसका कोज क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इट इज़ कोज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू हाई हो जाती है। और ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू अगर लगातार लंबे टाइम तक हाई चलती रहे तो हम बोलते हैं कि हमें हाइपरटेंशन नाम की डिसीज़ है। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आती है। तो विच कैन लीड टू ए रप्चर ऑफ एन आर्टरी, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो है रप्चर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है
एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो अभी तक जो हमने आज की क्लास में जो पढ़ा, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ब्लड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमारा हार्ट क्या है, हार्ट के फंक्शंस क्या हैं, हार्ट की वर्किंग क्या है, तो ये सब हमने पढ़ा। और हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास में हम यहीं तक फिनिश करते हैं। तो आप ये वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।